मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। तो आपको भी कुछ इसी तरह करना है कि इतनी खामोशी से मेहनत कीजिए, किसी को पता नहीं चले कि हम मेहनत कर रहे हैं। सबको लगता है कि बेटी की शादी दिला दी जाए और ये तो मेरे ऊपर एक तरह का बोझ है, ये हल्का हो जाएगा। आप ये ऐसा ना करें। और यही हल्का करने की वजह से ही लोगों को बहुत सारे दहेज देना पड़ता है। ये जो दहेज प्रथा है ना, आज ये उन्हीं का रीज़न है। और रिजल्ट जारी होने से पहले मुझे 18 को पटना पहुँचने के लिए कहा गया था, जहाँ पर मेरा 1-2 घंटा कम से कम इंटरव्यू चला जी। उनमें काफ़ी क्वेश्चंस सिलेबस के भी रहे, आउट ऑफ सिलेबस भी रहे मेरे क्वेश्चंस। मैंने सारे क्वेश्चन के जवाब बहुत ही अच्छे से दी। तो फिर सारे लोग वहाँ से, जितने भी सर वहाँ पे बैठे थे, सबके मुझसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस भी हुए। मेरे घर में आए हुए गेस्ट उसको भी आता था, तो उनके साथ भी मैं अच्छा खासा गप्पे मारती थी। मतलब चारों तरफ देखना होता था कि मैं घर की बड़ी बेटी हूँ ना, तो थोड़ा बहुत मुझे इधर उधर भी करना पड़ता था। बिहार में इंटर आर्ट्स की टॉपर मुहद्दिसा हमारे साथ हैं। हम तमाम चीज़ें जानेंगे कि शुरुआती पढ़ाई कहाँ से हुई, आगे इनका लक्ष्य क्या है और किस तरीके से इन्होंने प्रिपरेशन किया। मुहद्दिसा, पहले आप अपना परिचय दे दीजिए, अपना इंट्रोडक्शन। मेरा नाम मुहद्दिसा है। मेरा घर नेहरा कॉल है, मेरा पंचायत डोहाबाड़ी है, मेरा पोस्ट तालबाड़ी है, मेरा पुलिस स्टेशन अमोड़ है, मेरा वाया बायसी है, मेरा डिस्ट्रिक्ट पूर्णिया है। आपकी पढ़ाई कहाँ से शुरू हुई? पहले आपने शुरुआत से पढ़ाई बचपन में कहाँ से की? जी, मैंने इनिशियल यानी प्रारंभिक शिक्षा अपने ही पेरेंट्स से लिए। 1 to 8 की पढ़ाई मैंने अपने गांव के मिडिल स्कूल नेहरा कॉल से ली है। 9 to 10 की पढ़ाई मैंने प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल बायसी से ली है। 11 to 12 की पढ़ाई मैंने +2 हाई स्कूल बायसी से ली है। अभी क्या रहा रिजल्ट? अपने रिजल्ट के बारे में बताइए इस बार का। जी, इस बार का रिज़ल्ट तो मेरा बहुत ही अच्छा रहा कि मैं अपने इंटर आर्ट्स में टॉपर रही हूँ, पूरे बिहार की स्टेट टॉपर रही हूँ। तो जिसके लिए मुझे काफ़ी खुशी भी हो रही है। कितना % है, क्या नंबर है? जी, 475 मेरा मार्क्स है, 95 मेरा % है। जनरली ये देखा जाता है कि जो बच्चे थोड़े पढ़ने में तेज़ होते हैं तो पेरेंट्स उसको साइंस की तरफ भेज देते हैं। तो आपके पेरेंट्स ने, आपके माँ बाप ने कभी बोला नहीं कि साइंस ले लो? नहीं, मेरे पेरेंट्स का मेरे पर कोई प्रेशर नहीं रहा, क्योंकि मेरे पेरेंट्स को पता है कि मुझे हमेशा से एक IAS ऑफिसर बनना है। तो इसके लिए मैं आर्ट्स का ही सिलेक्शन की कि ये मेरे लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। इसलिए मैं इसका आर्ट्स का सिलेक्शन की थी, इसमें अपने आगे के करियर को देखते हुए। तो आगे किस चीज़ में जो ग्रेजुएशन करना है वो किस चीज़ में करना है, क्या नहीं? वैसे तो अभी तक मैं डिसाइड अच्छे से नहीं कर पाई हूँ, लेकिन मेरे पास 2 सब्जेक्ट हैं जो मेरे ऑप्शन में हैं। उनमें से मैं किसी एक को लेकर चलूँगी, चाहे ज्योग्राफी या फिर उर्दू को लेके। कहाँ से करना है, कुछ सोचा है? अभी तक तो मैं इतना कुछ नहीं सोच पाई हूँ, लेकिन इंशाल्लाह अच्छी यूनिवर्सिटी से करूँगी, उम्मीद है। तो जब आप पढ़ाई करती थी तब ये उम्मीद थी कि बिहार टॉपर बन जाएंगे? जी, मेरी लगन, मेरी मेहनत कुछ इस तरह थी कि मुझे उम्मीद थी कि इस बार मैं रैंक में ज़रूर आऊँगी, लेकिन बिहार टॉपर रहूँगी, इस बात की उम्मीद मुझे इंटरव्यू के बाद थोड़ा बहुत लग गया था कि मेरा फर्स्ट सेकंड थर्ड में से किसी में आना है। इंटरव्यू क्या मतलब, जो रिजल्ट आने के बाद वहाँ बुलाया जाता है, पटना बुलाया जाता है? रिज़ल्ट जारी होने से पहले मुझे 18 को पटना पहुंचने के लिए कहा गया था, जहाँ पे मेरा 1-2 घंटा कम से कम इंटरव्यू चला जी। उनमें काफ़ी क्वेश्चंस सिलेबस के भी रहे, आउट ऑफ सिलेबस भी रहे मेरे क्वेश्चंस। मैंने सारे क्वेश्चन के जवाब बहुत ही अच्छे से दी। तो फिर सारे लोग वहाँ से, जितने भी सर वहाँ पे बैठे थे, सबके मुझसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस भी हुए। तभी मुझे पूरा एकदम रिलैक्स हम फील कर रहे थे कि नहीं, मेरा कहीं ना कहीं तो रैंक आ रहा है, इसलिए मुझे अच्छा लग रहा था तभी बहुत, इंटरव्यू के बाद, आने के बाद। तो एग्ज़ाम से ज़्यादा टफ वो इंटरव्यू लगा क्या? एग्ज़ाम जैसे जाता है कि एग्ज़ाम तो देते रहते हैं, इस तरह का इंटरव्यू वहाँ पे काफ़ी सीनियर लोग भी होंगे, काफ़ी अधिकारी भी हों, तो डर लग रहा था? हाँ, ये बात तो जाहिर है। जब मैं एग्ज़ाम दी थी तो मुझे बहुत बेटर फील हो रहा था कि मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छा रहा। तो फिर जब इंटरव्यू के लिए बुलाया गया तो पहली बार मेरी इंटरव्यू थी कहीं किसी ऑफिसर के सामने में, तो थोड़ी घबराहट तो थी मुझे। लेकिन जब मैं रूम के अंदर इंटर की वहाँ पे, तो फिर मेरा जब इंटरव्यू रहा तो वो बहुत ही धमाकेदार रहा, मतलब बहुत ही फैंटास्टिक रहा। मतलब सारे क्वेश्चन का आंसर, और वहाँ पे जो जितने भी सर मैम बैठी थी, सारी मुझे बहुत जम के मेरी तारीफ़ भी की, तो मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा था वहाँ पे। और जब मैं बाहर आई तो हम निश्चिंत थे कि डेफिनेटली मेरा कहीं ना कहीं रैंक आना है। कितने लोग थे वहाँ इंटरव्यू को? वैसे हर एक डिपार्टमेंट था, हर एक अपना अपना, ज्योग्राफी का अलग, हिस्ट्री का अलग, सबका अलग अलग डिपार्टमेंट था। सब में 1-2 के थे सर अलग अलग, इसमें सब्जेक्ट के, इसमें सब्जेक्ट के, इसमें डिपार्टमेंट में अलग अलग सर थे, किसी में 2, किसी में 3, इसी तरह थे।
क्या क्या पूछा गया था, कुछ याद है कोई? जी याद है बिल्कुल। फर्स्ट से फर्स्ट मुझे उर्दू के इसमें ले जाया गया, जहाँ पे मैं उर्दू के बारे में मुझे खुद के बारे में लिखने के लिए कहा गया और कहा गया कि सैयद सुलेमान नदवी के 2 तसानीफ़ के नाम बताएं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के 2 तसानीफ़ के नाम बताएं और मुझसे कहा गया कि मेरे ही सिलेबस में एक अफसाना है भूले बिसरे कित, जिनके 2 किरदारों का नाम बताएँ। तो मैं सारे पास कर गई। फिर मेरी हैंडराइटिंग भी मैच की गई, क्योंकि हैंडराइटिंग में भी मैच होना चाहिए, जो वो भी हुआ। फिर इंग्लिश में मैं गई तो इंग्लिश में मुझे 5 वर्ड्स लिखाए गए और फिर अबाउट माई सेल्फ पे लिखने का गया, ताकि मेरा राइटिंग मैच हो रहा है कि नहीं। फिर मैं ज्योग्राफी के इसमें गई तो ज्योग्राफी में मुझे सिलेबस से पूछा गया, पहले सिलेबस का मेरा सारा आंसर सही गया तो सर को लगा कि थोड़ा और भी पूछा है कि बच्चे के अंदर एक्स्ट्रा नॉलेज है कि नहीं, तो फिर मुझे और भी पूछा गया जो मेरे सिलेबस में नहीं था। तो फिर वो पूछा गया कि सोन नदी कहाँ से निकलती है, ये मेरे सिलेबस से बिल्कुल आउट है। तो फिर मैं उसका भी आंसर दी तो सर मुझसे बहुत ज़्यादा इंप्रेस्ड हुए। उसके बाद फिर मैं होम साइंस की इसमें गई। होम साइंस से मुझे सिलेबस से पूछा गया अपमार्जक के बारे में और बच्चों के छोटे बच्चों के कपड़े आप किस तरह खरीदेंगे, इसके बारे में मुझे पूछा गया। रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होता है, इसके बारे में। उसके बाद फिर जब मैं हिस्ट्री वाले में गई तो फिर वहाँ मुझे प्लासी की युद्ध का वर्णन करने के लिए कहा गया और कहा गया कि ये किन लोगों के बीच लड़ा गया, तो ये भी मेरे बुक में नहीं था इसके बारे में कि किन लोगों के बीच हुआ, ये मतलब किन 2 इसके बीच हुआ, ये नहीं था। और रानी लक्ष्मीबाई के बारे में बताने को कहा गया और विष्णु भट्ट गॉडसे की कौन सी कीर्ति है, ये भी मुझे बताने को कहा गया, जिसका मेरा आंसर पूरा का पूरा सही गया था। तो प्रिपरेशन, थोड़ा तैयारी जो आपने की तो उसको क्या कोचिंग वगैरह करते थे या स्कूल में टीचर ने हेल्प किया, कैसे किया था? एक्चुअली मेरे फादर जो हैं ज्योग्राफी के टीचर हैं, तो मैं अपने फादर से ही गाइड लेती थी और ऐसे में मेरा सेल्फ हिस्ट्री मेरा सबसे बड़ा साथी रहा मेरी पढ़ाई में। जी स्कूल के टीचर्स का? हाँ, स्कूल का मैं स्कूल रोज़ आती थी, अपने स्कूल बैसी हाई स्कूल +2 बैसी हाई स्कूल में रोज़ आती थी। अच्छा। जी जनरली बिहार में बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं? नहीं आते, बट मैं आती थी। जी उसका फ़ायदा हुआ? जी बहुत फ़ायदा हुआ। मेरा जितना भी सब्जेक्ट था मैं सारे सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़ती थी, तो मेरा उसका बहुत फ़ायदा रहा। आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, आपके फादर? मेरे फादर तो टीचर हैं और मेरे फादर यही बैसी हाई स्कूल में टीचर है। जी और मेरी मामा होम मेकर है। और आपके भाई बहन? जी मेरे 2 बहन 1 भाई हैं। सबसे छोटी है? नहीं, सबसे बड़ी हैं। और भाई लोग क्या कर रहे हैं, भाई बहन? एक तो छोटी बहन है जो 10th में गई है इस बार और एक भाई है जो इस बार नवोदय की तैयारी कर रहा है। आप IAS बनना चाह रही, तो ये आपने मतलब किसको देख के आपको लगा कि नहीं मुझे इधर जाना चाहिए? एक्चुअली ये पूछा जाए तो एक बचपन में होता नहीं कि किसी को देख के मतलब कोई जब मैं एक बार मैं सोचती थी कि जब IAS ऑफिसर कोई ऑफिसर गाड़ी से निकलता तो उसके आगे पीछे कितने सारे लोग होते हैं। ये मेरे बचपन में मेरे माइंड में था कि उसकी पर्सनैलिटी देख के मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होती थी और मैं तभी से, लेकिन अब नहीं, अब मेरे अंदर वो चीज़ है, एक साथ वो भी चीज़ है, जुनून है कि मुझे वैसे बनना है। भीड़ तो बहुत होती है लेकिन मुझे वहाँ पे कुछ अलग दिखना है, ये मेरा जुनून है। लेकिन उसमें एक जुनून और भी है कि मुझे बदलाव करने की मेरे अंदर क्षमता है। मैं समाज में फैली बुराइयों को ख़त्म करने के लिए मेरे अंदर क्षमता है। मैं बदलाव कर सकती हूँ समाज में जितनी भी बुराइयाँ हैं, जिस तरह की भी बुराइयाँ कमी है, मैं उनको पूरा करना चाहती हूँ और जिनके लिए मैं पूरी तरह रेडी हूँ। मैं बदलाव करने की क्षमता मुझ में है, इसलिए मैं एक IAS ऑफिसर बनना चाहती हूँ। अच्छा, जनरली जो बच्चे टॉप करते हैं तो सुनने में आता है कि वो बहुत ज़्यादा वो बताते हैं कि 10 घंटा पढ़ाई करते थे, 8 घंटा, लेकिन आपका मैंने सुना, आपने बताया कि मैं नॉर्मल 4-5 घंटे 6 घंटे पढ़ाई करती थी, तो क्या रूटीन था पढ़ाई का? जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुने कि मैं 6 घंटा ही पढ़ती थी। मेरी पढ़ाई का रूटीन इस तरह था कि मैं अपनी पढ़ाई में ज़्यादातर इंपॉर्टेंस सुबह की पढ़ाई को देती थी। सुबह की पढ़ाई मैं इस तरह करती थी कि जैसे कि मेरे पास के आसपास से गुजर भी जाए, कुछ हो जाए, मुझे खबर भी नहीं होती थी। सुबह की पढ़ाई में क्या होता था कि मैं जनरली 4 बजे ही सुबह सवेरे जग जाती थी और पढ़ते पढ़ते कभी मेरा 8-9 बज जाता था। फिर नाश्ता मेरा रेडी रहता था, मेरी अम्मी रेडी रखती थी, तो मैं नाश्ता करके जो घर का जो काम होता है ना, अम्मी को हेल्प करना, वो भी मैं करती थी। उसके बाद फिर मैं जो अम्मी को करने के बाद नहा धो के मैं फिर अपने सिलेबस में नहा धो के मैं सोने की आदत है, 1-2 घंटा मैं सोती थी, प्रॉपर नींद चाहिए। उसके बाद फिर मैं जो लिखने का काम करती थी ताकि मेरी राइटिंग भी अच्छी रहे, और तो उस समय मैं अपने सिलेबस से नहीं बल्कि आउट लिखती थी। कुछ जैसे मैगजीन मेरे घर पे आया हुआ होता था तो कोई बात अगर मुझे अच्छी लगती थी तो मैं उसे उतारने की कोशिश करती थी, उस तरह फिर मैं करती थी। और फिर शाम में भी मैं पढ़ती थी। मैं 2 ही टाइम से अच्छे से पढ़ती थी, सुबह एक शाम, बहुत अच्छे से। बाकी मम्मी का भी हेल्प करती थी? हाँ, बाकी मेरे घर में आए हुए गेस्ट उसको भी आता था तो उनके साथ भी मैं अच्छा खासा गप्पे मारती थी। मतलब चारों तरफ देखना होता था कि मैं घर की बड़ी बेटी हूँ ना, तो थोड़ा बहुत मुझे इधर उधर भी करना पड़ता था, जिम्मेदारियाँ थी मुझ पर। जी, तो इससे पहले भी आपका रिजल्ट ऐसे ही रहा, कभी पहले भी टॉप की 10? जी बिल्कुल। मैं हमेशा से मुझे सेकेंड रैंक पसंद नहीं है, मुझे कभी भी। और यही रिज़ल्ट रहा कि मैं मैट्रिक में
हालांकि मैं मैट्रिक में कुछ कर नहीं पाई, मेरा मैट्रिक में 445 ही मार्क्स आए थे, 89%। तो मैं जैसे सेटिस्फाइड नहीं थी, मैं सिर्फ अपने प्रखंड में सबसे अधिक नंबर लेके, लेकिन मुझे ये चीज़ पसंद नहीं आया। तभी से मैं ठान ली थी कि मैं इंटर में मुझे कुछ अलग करके दिखाना है, जो अलग आप लोग देख रहे हैं। जी। तो क्या मैसेज देना चाहेंगी जो और बच्चे अभी 10th में हैं, 12th में हैं, उसको क्या मैसेज देना? मैं उन लोग सबसे कहना चाहूँगी कि आप मेहनत, अपना जज्बा, लगन, आप जो टारगेट रखें उसको पूरा करें। और उसके लिए आपको तो अपनी पढ़ाई सबसे प्रायोरिटी देनी होगी, इधर उधर तो नहीं करना होगा। एक चीज़ कहा जाता है कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। तो आपको भी कुछ इसी तरह करना है कि इतनी खामोशी से मेहनत कीजिए, किसी को पता नहीं चले कि हम मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हाँ, आपकी कामयाबी बता देनी चाहिए लोगों कि आपने कितनी मेहनत की थी। मैं उन लोगों से यही कहना चाहूँगी। और कहना ये भी चाहूँगी कि मेहनत अपना कंटिन्यू रखें। कोई होता ना कि आज हम 8 घंटा 9 घंटा पढ़ लिए और कल का पता ही नहीं, कल सो रहे हैं, 3 दिन तक सो रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। आप अगर 2 घंटा ही पढ़ के, अगर आज 2 घंटा पढ़ रहे हैं और कल भी आप 2 घंटा पढ़ रहे हैं, आपके शरीर पे, आपकी बॉडी पे किसी तरह के मानसिकता, आपके अंदर शारीरिक किसी भी तरह का आपके अंदर प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, तो आप सही है। आप 2 घंटा पढ़ रहे हैं, बेटर है। लेकिन कोई अगर 8 घंटा पढ़ रहा है और 3 दिन तक सो रहा है, वो गलत है, आप ना करें वो। उनसे यही कहना चाहूँगी। अच्छा, हमारे समाज में जैसे हमारे सीमांचल इलाके में ज़्यादातर लड़कियों की पढ़ाई, मतलब लड़कों की पढ़ाई को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है, और लड़कियां पढ़ती भी है तो इंटर करके या ग्रेजुएशन करके पढ़ाई छोड़ देती है। आपका क्या मानना है, बच्चों को लड़कियों को पढ़ाना चाहिए? हाँ, ये बात सच है कि सोसाइटी में ऐसी बात है, लेकिन मेरे साथ तो कुछ ऐसा नहीं रहा। मेरे फादर मुझे हमेशा से पढ़ाना चाहे और आज पढ़ाते रहें और आगे भी पढ़ाएंगे इंशाल्लाह। तो देखिए, ये बात सही है कि मेरी सोसाइटी में ऐसा होता है कि लड़कियों को पढ़ाई मतलब इंटर या मैट्रिक तक ही पढ़ाया तो जाता है, बट इंटर मैट्रिक तक ही। और बेटियां, सबको लगता है कि बेटी की शादी दिला दी जाए और ये तो मेरे ऊपर एक तरह का बोझ है, ये हल्का हो जाएगा। आप ये ऐसा ना करें। और यही हल्का करने की वजह से ही लोगों को बहुत सारे दहेज देना पड़ता है। ये जो दहेज प्रथा है ना, आज ये उन्हीं का रीज़न है। इसलिए मैं सभी सीमांचल वाले वासियों से कहना चाहूँगी, अगर आपकी बेटी पढ़ना चाहती है, वो कुछ करना चाहती है, तो उसे करने दें, उसे रोकें नहीं। आपको दहेज इस सब से आप छुटकारा पाएंगे। फिर मैं उनसे ये भी कहना चाहूँगी कि उन लड़कियों से भी कहना चाहूँगी जिसके भी पेरेंट्स अगर उसको दिल लगा के पढ़ाते हैं तो अपनी पढ़ाई छोड़ के और किसी तरफ ना देखें, बल्कि पढ़ाई करें। ये जो एज है ना, एक गोल्डन एज है। इसको हमें एक इस तरह जीना चाहिए कि मिसाल कायम हो। हम ही ना अब देश का बागडोर संभालेंगे, तो हमको कुछ इस तरह करना चाहिए। अब सीमांचल हमारे जिसमें जितनी भी लड़कियाँ हैं, सब कुछ ऐसा ही करें, मुझसे आगे बढ़े, बहुत आगे बढ़े। इतना बोलना आपने इतना अच्छा कहाँ से सीखा है? इतनी अच्छी चीज़ें फादर से सीखे, कहाँ से? हाँ, कुछ इस तरह की मेरी मम्मा, हाँ फादर, हाँ माहौल ही कुछ ऐसा है। चलिए ठीक है, और कुछ बोलना है लास्ट में? नहीं, थैंक यू, आपका बहुत बहुत